आज का विषय रहेगा हमारा नागरिक शास्त्र। और नागरिक शास्त्र में आज जो अध्ययन करेंगे वो अध्ययन सामग्री में जॉन लॉक को शामिल किया गया है। ठीक है, तो आइए आज स्टडी करते हैं जॉन लॉक के बारे में। जॉन लॉक 1632 से 1704 ईस्वी तक का इनका जीवन का कार्यकाल है। 1632 में जन्म हुआ और 1704 में दुनिया छोड़कर चले गए। अब ये जॉन लॉक है क्या, इनको क्यों सिलेबस में रखा गया है? तो पहली बात तो ये है राजनीतिक विचारक, चूँकि चाहे वो रूसो, प्लेटो, अरिस्टोटल, उन्हीं की श्रृंखला में खड़ा हुआ व्यक्ति ये जॉन लॉक भी है। तो इसके भी अपने विचार हैं राजनीतिक, और उन राजनीतिक विचारों को ध्यान में रखते हुए ये सिलेबस में भी रखा गया है, सिविक्स में। तो ये वास्तव में व्यक्ति है कौन? विचारक है, राजनीतिक विचारक। अब इसका जन्म कहाँ हुआ? जन्म हुआ समरसेट, इंग्लैंड में इसका जन्म हुआ है, समरसेट नामक स्थान पर। दूसरा, प्योरिटन संप्रदाय से इसका संबंध है। और तीसरा, मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक़ रखता है। तीन बातें हमने सीखी यहाँ पर। राजनीतिक विचारक तो है ही जॉन लॉक, इसका जन्म इंग्लैंड में, प्योरिटन संप्रदाय का व्यक्ति है ये, इससे इसका संबंध, और मध्यम वर्गीय परिवार, और सन 1632 में। तो इसके जन्म से संबंधित संक्षिप्त जानकारी हासिल हुई। अब इसके आगे जॉन लॉक केवल 10 वर्ष का था तभी इंग्लैंड में राज्यपक्ष एवं संसदीय पक्ष के बीच गृह युद्ध हो गया था। यानी 10 वर्ष का, जिसकी उम्र 10 वर्ष हो, कायदे से बालक है, और उसी के समय इंग्लैंड की हालत क्या होगी कि उसमें गृह युद्ध हो गया। चूंकि गृह युद्ध हुआ तो उसकी मनोदशा पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। किसके? जॉन लॉक के। और ये गृह युद्ध लगभग 8 वर्ष चला। कितने वर्ष? लगभग 8 वर्ष चला। तो विचारों, ये बात यहाँ बताना क्यों आवश्यक है? क्योंकि गृह युद्ध हुआ राज्य पक्ष और संसदीय पक्ष के बीच में, तो जो युद्ध हो रहा है उसको समझने का प्रयास 10 साल का बच्चा करेगा ही। तो उसके मन मस्तिष्क पर जो छाप पड़ेगी उसका प्रत्युत्तर भविष्य में देखने को मिलेगा। वो देखने को मिला, राजनीतिक विचारक हो गया ये व्यक्ति। ये व्यक्ति क्या बन गया? राजनीतिक विचारक। क्योंकि गौरवपूर्ण क्रांति या
रक्तहीन क्रांति 1688-89 में हुई। उस टाइम चूंकि ये दृष्टा है, ये मौजूद है, ये देख रहा है वहाँ पर, तो ये घटना भी इसी के समय पर हुई है। सत्ता का हस्तांतरण बिना किसी हथियार को चलाए होना क्या कहलाता है? गौरवपूर्ण क्रांति या रक्तहीन क्रांति। शब्द क्रांति इस्तेमाल किया गया है क्योंकि सामूहिक रूप से लोग एक उद्देश्य को पाने के लिए इकट्ठे हुए, लेकिन किसी के हाथ में हथियार नहीं, तो इसीलिए बोल रहे हैं कि यह रक्तहीन क्रांति है इंग्लैंड में। तो उसका दृष्टा कौन है? ये जॉन लॉक है। इसने देखा इसके समय का, ये जो घटना हुई है वो इसके समय की है। अगला रचनाएं। चूंकि जॉन लॉक विचारक है, तो विचार क्या हुआ, फिर वो लेखनी के माध्यम से किताबों या ग्रंथ के रूप में बदल गया। तो इनकी कुछ रचनाएं भी हैं और वो रचनाएं परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, इसलिए हमको क्या करना चाहिए, उनको भी याद कर लेना चाहिए। तो पहली रचना सहिष्णुता पर पहला पत्र 1689 में लिखा गया, ए लेटर ऑन टॉलरेंस। दूसरा शासन पर 2 प्रबंध 1680। तीसरी रचना कौन सी है? मनुष्य स्वभाव के संबंध में निबंध 1690। अब आती है चौथी रचना। चौथी रचना कौन सी है? सहिष्णुता पर दूसरा पत्र, यह भी 1690 में लिखा गया, यानी प्रकाशित हुआ। पांचवा सहिष्णुता पर तीसरा और चौथा पत्र 1692 में। और छठवीं रचना जो है इसकी, वो है कैरोलाइन के संविधान के मूल तत्व, है अभी 1692। ये उसकी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध रचनाएं हैं, ये टोटल 6। अब उसमें से जो सर्वाधिक प्रसिद्ध रही उसकी भी चर्चा करते हैं कि जो सर्वाधिक प्रसिद्ध रही है रचना वो कौन सी है। वो रही है शासन पर 2 प्रबंध। ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध रचना रही। अब इन रचनाओं के संबंध में एक जानकारी और, समस्त कृतियां उसकी 50 वर्ष की आयु के बाद प्रकाशित हुई, यानी जितनी लगभग उसकी कृतियां हैं वो अधिकांशतः 50 वर्ष की जब वो आयु प्राप्त कर चुका था उसके बाद ही प्रकाशित हुई। तो ये लिस्ट भाई याद कर लेनी है परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि पता नहीं
कौन सा प्रश्न आ जाए और तुम्हारी ज़िंदगी में वो फ्लावर खिला दे। तो कोई भी सवाल हल्के से नहीं लेना है भाई, उसको मजबूती से पकड़ना है। चलिए भाई, अब थोड़ा रचनाओं से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि चर्चा हो रही है जॉन लॉक से संबंधित। जॉन लॉक का सामाजिक समझौता सिद्धांत। लॉक ने सामाजिक समझौता सिद्धांत दिया, ठीक है, अपने विचार थे, रूसो ने भी दिया, तो सबके अपने अपने विचार हैं। जॉन लॉक के क्या विचार हैं, आज मौका ईश्वर ने हमको दिया है कि अध्ययन कर रहे हैं। किसका? जॉन लॉक का। तो देखते हैं आज कि इन्होंने क्या विचार दिया। पहला, मानव स्वभाव की व्याख्या। जॉन लॉक अपने सामाजिक समझौता सिद्धांत के अंतर्गत पहली बात कौन सी हेडिंग बना के कह रहे हैं? मानव स्वभाव की व्याख्या। तो सबसे पहले ये बात करते हैं सामाजिक समझौता में कि भाई मानव का स्वभाव की व्याख्या इन्होंने की। अब वो कौन से स्वभाव की व्याख्या कर रहे हैं यह भी देखते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जो सहयोग, दया, प्रेम एवं सहानुभूति के आधार पर जीवन व्यतीत करता है। जॉन लॉक का विचार है कि भाई देखो, जो मानव है, मानव का जो मौलिक स्वभाव है, मौलिक स्वभाव जो ओरिजिनल उसका जो स्वभाव है, जो उसका नेचर है, वो भाई यही है सहयोग। मूल रूप से मानव का स्वभाव सहयोगी है। ऐसा नहीं है कि वो उसका स्वभाव झगड़ालू हो, न। वो परिस्थिति के आधार पर उसके स्वभाव में फिर परिवर्तन होता है, तो वो मौलिक तो नहीं है। बेसिकली मनुष्य का जो स्वभाव है वो झगड़ालू प्रवृत्ति का कतई नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ लिखा ही हुआ है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अब भाई जब सामाजिक ही है तो क्यों लड़ेगा, क्यों झगड़ेगा? वो तो झगड़ने के पीछे कौन कौन से कारक कार्य करेंगे उसकी चर्चा मैं करूं। चलिए मैं उसको भी बताता हूं। जहां पर व्यक्ति संपत्ति की बात करता है, किसकी बात करता है? संपत्ति संग्रह। जहां पर संपत्ति की बात आई वहीं राजनीति फैल गई, और जहां राजनीतिक विचार आएंगे वहाँ झगड़ा शुरू हो ही जाएगा। क्योंकि संपत्ति है तो सुरक्षा भी करनी है। संपत्ति पर सबका निगाह रहती है, लूटने की, छीनने की, अधिकार करने की। तो झगड़ा और संघर्ष तभी शुरू होगा जब संपत्ति आ जाएगी। मनुष्य जब पैदा होता है तो उसके पास जो मौलिक स्वभाव है वो क्या है? सहयोग, झगड़ा नहीं है। यह बात भी आपको समझ में आ ही जानी चाहिए। झगड़ा तो बाद में शुरू होता है जब संग्रह। और ये बात आध्यात्म में चले जाओ तो मेरा और मेरी, मेरा और मेरी, जैसे ही ये दिमाग में आया कि ये मेरा है, ये मेरी है,
ये मेरी संपत्ति है, ये मेरा इस पर अधिकार है, झगड़ा शुरू। जब व्यक्ति के अंदर अधिकार का भाव आ गया तो झगड़ा शुरू हो गया। अन्यथा की स्थिति में मनुष्य झगड़ालू प्रवृत्ति का नहीं है, स्वाभाविक। तो वो कहता है मनुष्य मानव स्वभाव की व्याख्या में कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, सहयोग, दया, प्रेम एवं सहानुभूति के आधार पर जीवन व्यतीत करता है। मनुष्य तो छोड़ो, पशु, पक्षी और जानवर में भी यदा कदा देखने को मिलता है सहयोग, दया, प्रेम एवं सहानुभूति। कुछ में तो प्रतिदिन ही मिलता है देखने को, लेकिन जहां आप हिंसक प्रवृत्ति की बात करें जानवरों की, तो उनके अंदर भी ये गुण देखने को मिल जाते हैं। और जबकि मानव तो एक विवेकपूर्ण, विवेकशील प्राणी है, तो इसके अंदर तो ये होंगे ही होंगे। तो दिमाग में से ये बात निकल जानी चाहिए कि मनुष्य झगड़ालू प्रवृत्ति का नहीं, मौलिक रूप से। लेकिन जहाँ पर संपत्ति आ जाती है वहाँ झगड़ा शुरू हो जाता है, और मेरा मेरी ये की मतलब है, तभी शुरू होता है। अब इन्होंने सामाजिक समझौता सिद्धांत के अंतर्गत पहला जो हेडिंग बनाया उसमें दिया मानव स्वभाव की व्याख्या। इसी के आधार पर पूरा जीवन चलता है, मनुष्य एक दूसरे को परस्पर सहयोग करते हैं और अपना जीवन व्यतीत करते हैं। दूसरा, प्राकृतिक अवस्था। अपने सामाजिक समझौता सिद्धांत में दूसरा पॉइंट ये क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं जी प्राकृतिक अवस्था। अब उसमें भी इन्होंने क्या दिया है? मनुष्य के 3 प्राकृतिक अधिकार। जॉन लॉक कह रहे हैं कि भाई मनुष्य के 3 प्राकृतिक अधिकार हैं। कौन कौन से? पहले नंबर पर देते हैं जीवन का अधिकार। ये जॉन लॉक। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार। और तीसरा नंबर है संपत्ति। प्रकृति इन तीनों यानी प्राकृतिक रूप से मनुष्य को 3 अधिकार प्रदान किए गए हैं। जॉन लॉक इस बात को कह रहा है कि जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार नेचुरल है भाई। और प्रत्येक राज्य, ऐसा नहीं है, आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए वर्तमान में, तो आज भी प्रत्येक राज्य, हर एक नागरिक के ये तीनों अधिकारों की रक्षा करता है। ये बात उसने कब कही थी? 1632 से लेकर 1704 के बीच में। लेकिन आज भी वो ज्यों की त्यों व्यवहार में, प्रचलन में देखने को मिलती है, क्योंकि प्रत्येक राज्य इन अधिकारों का संरक्षण करता है, उसकी जिम्मेदारी है। ये बात जॉन लॉक बहुत पहले ही कह के चला गया। कौन कौन से? जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। वो कहता है कि प्राकृतिक अवस्था में ये जो मनुष्य को 3 कितने मिले हैं? 3 मिले हैं ये अधिकार। अब इसी में जरा जॉन लॉक का कोटेशन है, वो भी जरा देखें। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं जी, तुम दूसरों के प्रति वही बर्ताव करो। तुम दूसरों के प्रति वही बर्ताव करो
जिसकी तुम दूसरों से अपने प्रति आशा करते हो। ये बात जॉन लॉक ने किस में कही? प्राकृतिक अवस्था में। वो कहता है कि भाई तुम दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम उम्मीद करते हो। काश ऐसा मनुष्य करता होता तो आज भारत के अंदर जितने ढेर सारे किसमें न्यायालय में मुकदमों का अंबार लगा हुआ है, ये नहीं होता भाई। अगर ये लाइन सबके जीवन में उतर आती तो तुम दूसरों के प्रति वही बर्ताव करो जिसकी तुम दूसरों से अपने प्रति आशा करते हो। अगर हम दूसरे का सम्मान करेंगे तो निश्चित रूप से वो भी हमारे साथ सम्मान का मतलब वो सम्मान ही करेगा बदले में। ये बात कौन कह रहा है? जॉन लॉक कह रहा है। अब भाई दूसरी बात करते हैं। व्यक्ति अपनी संपत्ति के लिए राजनीतिक समाज में व्यक्ति अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए राजनीतिक समाज में प्रवेश करते हैं। यह दोनों कोटेशन किसके हैं? जॉन लॉक के। भाई इंपॉर्टेंट है, इनको भी नज़रअंदाज नहीं करना है और इनको तैयार करना है कि ये बात भाई किसने कही है। पता नहीं परीक्षा में आ जाए लाइन और पूछ लिया जाए ये वक्तव्य किसका है, तो ये जॉन लॉक का है। अब बात करेंगे लॉक के राज्य की विशेषताएं। लॉक राज्य के बारे में अपने क्या विचार व्यक्त करता है, जरा इसको भी देख लेते हैं। पहला, राज्य मानव कल्याण का एकमात्र साधन है। लॉक कहता है कि भाई राज्य ही है जो एकमात्र साधन है। एकमात्र का मतलब अन्य दूसरा कोई है ही नहीं जिसमें मनुष्य का कल्याण संभव हो। तो मनुष्य का अगर कल्याण होगा तो कहाँ होगा? राज्य में होगा। शासन का उद्देश्य समुदाय का कल्याण, वेलफेयर। ये बात भी किसने कहा है? जॉन लॉक ने। तो आज भी तो देखने को मिलता है राज्य सरकारें क्या करती हैं? चिकित्सा सुविधा मुहैया करा रही हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तमाम सरकारी अस्पताल खुले हुए हैं। ये क्या है? सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो हैं सरकार द्वारा वो फ्री में इलाज हो रहा है ना। तो किसके लिए? शासन का उद्देश्य है समुदाय का कल्याण, जो समाज है उन सब का कल्याण के लिए। तो ये काम हो रहा है, देखने को आज भी मिल रहा है। दूसरा देखो, चिकित्सा की मैंने बात की अभी। दूसरा शिक्षा, मुफ्त शिक्षा।
मुफ्त शिक्षा प्राथमिक स्तर की तो फ्री में ही मिल रही है, ये भी कल्याणकारी। तो राज्य कितनी कोशिश कर रहा है, वो बात अलग है कि भ्रष्टाचार आ गया है, लेकिन राज्य तो अपनी कोशिश कर रहा है। अब हर एक आदमी का चरित्र कैसे परखा जाए, क्योंकि राज्य कोई एक व्यक्ति तो है नहीं, वही उसका नाम राज्य है। भाई सभी व्यक्तियों से मिलकर बना है राज्य, और उन सभी व्यक्तियों में जब सारे ही करप्ट हो जाएं तो फिर न्याय कहाँ मिलेगा। तो बात यहाँ हो रही है कि अगर करप्शन की बात छोड़ दी जाए थोड़ी देर के लिए, तो राज्य आज भी भारत के अंदर कल्याण की ही बात कर रहा है, वेलफेयर की ही बात कर रहा है। चाहे चिकित्सा हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे वो न्याय हो, पर्यावरण हो, बहुत सारी चीज़ें हैं, गिनते गिनते थक जाएंगे, लेकिन कमी नहीं है। क्योंकि संविधान में, भारत के संविधान में राज्य की नीति निर्देशक तत्व दिए हुआ है, उसमें क्या है, यही तो दिया हुआ है। पूरे राज्य की ये पूरी जिम्मेदारी है कल्याण के लिए, और समाज का कर भी नहीं। तो ये अपने राज्य की विशेषताओं में पहली बात यही करता है, राज्य मानव कल्याण का एकमात्र साधन है। मनुष्य का अगर कहीं विकास होगा, चाहे वो चारित्रिक हो, मानसिक हो, शारीरिक हो, आर्थिक हो, किसी भी तरह का उसका विकास हो, वो सब राज्य के अंदर ही होगा। ऐसा तो है नहीं कि अकेले हो जाए, क्योंकि मनुष्य सामाजिक प्राणी है। तो कहीं निर्जन अकेले जंगल में बैठकर कल्याण नहीं होने का। और फिर चलो ये बात भी छोड़ो, थोड़ा और पीछे जाओ। सम्राट अशोक, प्राचीन भारत के इतिहास में अगर देखा जाए तो सम्राट अशोक ने कितने कल्याणकारी कार्य कराए, कितने अनगिनत वृक्ष लगवाए, चिकित्सालय खुलवाए, और पानी के लिए कुएं खुदवाए, पता नहीं कितने कार्य कराए, अनगिनत कराए। और उनके शिलालेखों में सब वर्णन है, सब कल्याणकारी। इतिहास में सम्राट अशोक के बारे में अगर पढ़ा जाए तो ये सब कुछ देखने को मिलेगा। सबसे प्राचीन यही है, सम्राट अशोक, जिसके पूरे के पूरे इतिहास में प्रमाण है। तो कल्याणकारी योजनाएं कब से चली आ रही हैं, और ये तो पैदा हुआ कब, 1632 में। और सम्राट अशोक की बात करें तो वो ईसा पूर्व तब से चला आ रहा है कल्याणकारी योजना। तो हमारे देश में तो सबसे ही ज़्यादा रहा, मानव के कल्याण के लिए सबसे ज़्यादा। दूसरा भाई विचार क्या है इनका, राज्य का आधार है जन सहमति। अरे भाई राज्य बना ही जनता से, तो जनता की सहमति तो बहुत ही आवश्यक है। ये भी कह रहे हैं राज्य का आधार जन सहमति, जनता की सहमति से ही तो कार्य होगा, और जो भी कानून बनते हैं वो सब जनता की सहमति से। अरे दूसरे शब्दों में कहा जाए, भाई जब वोट पड़ता है, जनता वोट डालती है, जनता अपनी पसंद से चुनती है कि भाई ये व्यक्ति बनना चाहिए, चाहे वो एमपी हो, चाहे वो एमएलए हो, कौन चुनना है, जनता। तो जनता को तो ये बात पता है ना, तो वो जन सहमति, वो सहमति से चुना गया है। ऐसा नहीं है कि वो टेस्ट पास करके आया हो ना, सबकी सहमति से। और जब सबकी सहमति से है तो ये भी तो यही कह रहा है जो उन लोग, राज्य का आधार जन सहमति। तो अब जो भी योजनाएं बन रही हैं तो अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से कैसे भी समझो, वो है तो जनता की सहमति। जनता चाहती है ऐसा हो। जब राज्य कोई कानून बना रहा है तो वो चुन के किन के द्वारा गया, जनता के द्वारा, चाहे वो संसद में हो, चाहे वो विधानसभा में हो। चलो भाई अब तीसरी बात करते हैं, वो क्या है, सीमित सत्ता वाला
राज्य। अब इसके अंतर्गत वो कहता है राज्य को निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु न्यायधारी शक्तियाँ प्राप्त हैं, अर्थात उसकी शक्ति लोक कल्याण की सिद्धि के लिए है। ये कोटेशन जो दिया हुआ है, राज्य को निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु न्यायधारी शक्तियाँ प्राप्त हैं, ये जॉन लॉक का कोटेशन है। और इसका मतलब ही ये है कि उसकी शक्ति लोक कल्याण की सिद्धि के लिए, कि राज्य का काम क्या है, लोक का कल्याण करे, जन समुदाय का कल्याण करे। अभी ये इस पर चर्चा हुई है थोड़ी देर पहले। चलिए भाई, अब चलते हैं, 3 पॉइंट हो गए, चौथे पॉइंट की ओर। चौथा पॉइंट है संवैधानिक राज्य। ये जो शब्द संवैधानिक लिख दिया, संवैधानिक, इसका मतलब ही ये हो गया कि वही अब यहाँ संविधान, और संविधान का मतलब नियम, रूल। तो वो चाहता है कि वह नियम से चले, राज्य की जो भी प्रक्रिया है वो नियमानुसार हो। वो कैसे नियमानुसार, इसको भी देखिए। लॉक एक संवैधानिक राज्य का प्रतिपादक है। किसका प्रतिपादक है? संवैधानिक राज्य का, जिसके अंतर्गत विधि के शासन को अपनाया गया है। विधि का मतलब कानून के शासन, यानी कानून बनाओ और उस कानून के आधार पर ही शासन किया जाए। जहां, वो कहता है कोटेशन में, जहां कानून का अंत होता है, जहां कानून का अंत होता है, वहां अत्याचार प्रारंभ हो जाता है। ये कोटेशन किसका है? जॉन लॉक का। वो कह रहा है, साफ साफ कह रहा है, जहां कानून का अंत होता है वहां अत्याचार प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि जॉन लॉक एक संवैधानिक राज्य का प्रतिपादक है। वो चाहता है वह संवैधानिक रूप से राज्य का निर्वाह हो, कानून के माध्यम से ही उसमें प्रगति होनी चाहिए और शासन हो। 4 पॉइंट हो गए। 5वां, निषेधात्मक राज्य का प्रतिपादन। 5वें पॉइंट में वो कहता है निषेधात्मक। अब इसका मतलब भी समझिए। वो कहता है कार्यों की दृष्टि से लॉक का राज्य एक निषेधात्मक राज्य है। लॉक के राज्य का उद्देश्य व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा करना मात्र है।
कार्यों की दृष्टि से लॉक का राज्य एक निषेधात्मक राज्य है, ना कि सकारात्मक। लॉक के राज्य का उद्देश्य व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा करना है, यही कार्य करना है उसका। उसके व्यक्ति का चरित्र को सुधारना एवं नैतिक उत्थान नहीं। यानी राज्य के अंतर्गत जो भी व्यक्ति हैं उनको, उनके चरित्र को सुधारना और नैतिक उत्थान, ये काम राज्य का नहीं है। लॉक कहता है कि भाई तुम्हारा जो चरित्र का उत्थान किया जाए, ऐसा काम राज्य का नहीं है। राज्य का उद्देश्य सिर्फ यही है, क्या? जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा करना। कौन कहता है? जॉन लॉक। कारण क्या है? कारण यह है कि राज्य और व्यक्तियों के नैतिक विकास की क्षमता नहीं रखता। कौन कह रहा है ये? जॉन लॉक कह रहा है कि भाई राज्य में इतनी क्षमता है ही नहीं कि वो व्यक्तियों के नैतिक विकास कर सके, और ना ही उसे ऐसा करना चाहिए। लो जी, अब इनने तो पूरा ही रास्ता बंद कर दिया। करा राज्य को करना भी नहीं चाहिए। पहली बात तो क्षमता है ही नहीं, और होती भी, अगर गलती से होती भी तो भी नहीं करना चाहिए। कौन कह रहा है? लॉक। कि भाई नैतिक विकास के मामले में राज्य को बिल्कुल दूर रहना चाहिए। राज्य का काम सिर्फ यही है, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा करना। तो जॉन लॉक के जो सामाजिक समझौता है उस पर चर्चा, और उसके द्वारा जो राज्य की अवधारणा है उस पर चर्चा हुई, और तीसरी जो प्रमुख रचनाएं हैं उन पर चर्चा हुई। ठीक है भाई, मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना था कि इनको तैयार करिए जॉन लॉक के संबंध में, पेपर में जो भी आए परीक्षा में, तो ये सामग्री आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सहयोगी सिद्ध हो। ठीक है भाई, आज की क्लास यहीं छोड़ते हैं, मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अध्ययन में रत रहें। धन्यवाद।